हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद टू ऑल द अमेजिंग लर्नर्स। स्टडी ब्रेन्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में जैसे आप थंबनेल देख के आए हो, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन वाटर के बारे में। सो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने ओशन फ्लोर में पाए जाने वाली टोपोग्राफी, जिसे हम रिलीफ फीचर्स बोलते हैं, वो हमने पढ़ी थी। जैसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, स्लोप, एबेसल प्लेन, ट्रेंचेस और बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हमने पिछले वीडियो में कवर किया था जो ओशन फ्लोर में पाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ओशन वाटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या क्या होती है। तो जनरली हम बोले कि ओशन वाटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि टेम्परेचर, सेकेंड इज द सैलिनिटी। टेम्परेचर और सैलिनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ओशन वाटर की। तो आज के इस वीडियो में हम टेम्परेचर पढ़ेंगे ओशन वाटर का, कि किस तरीके से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है ओशन, अलग अलग ओशंस के, और वो क्यों है, क्या फैक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सैलिनिटी को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर किस तरीके से है, जिसमें हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशन वाटर। जैसे कि टेम्परेचर अलग अलग, हमको ये पता है कि हर ओशन का टेम्परेचर अलग अलग होता है, बट वो क्यों होता है, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और वेरिएशंस कैसे, स्पैशियल, जैसे कि एरिया वाइज भी मतलब टेम्परेचर वेरी करता है, और वर्टिकल टेम्परेचर भी वेरी करता है ओशन वाटर का। वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो कौन से फैक्टर्स हैं वो कवर करेंगे। अगर कुछ टॉपिक्स छूट गए हो तो आपको यहाँ पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड में दिख रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर को। शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया देखने के बाद तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। ओके, सो हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन वाटर का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका नाम है टेम्परेचर। दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक है टेम्परेचर, सेकेंड वन इज द सैलिनिटी। सैलिनिटी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम टेम्परेचर किस तरीके से पूरे अर्थ में जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो नॉर्मली होता क्या है, हमारे अर्थ में जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो बे हो, गल्फ, सी या फिर ओशंस, जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ जो अभी हमने बोले हैं वो पिछले वीडियो में हमने ये टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस भी किया है। तो चाहे बे, गल्फ, सी, ओशन, जितने भी वाटर बॉडीज़ हमारे पूरे अर्थ में पाए जाते हैं, क्या हर वाटर बॉडी के टेम्परेचर सेम होते हैं क्या? नहीं, सभी वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। देयर इज़ अ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन एवरी वाटर बॉडी, ठीक है। अब वो क्यों होता है, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके टेम्परेचर डिफरेंस में। अगर हम ओशन को कंसिडर करें तो क्या हर ओशन का टेम्परेचर सिमिलर होता है? नहीं, देयर इज़ अ वेरिएशन इन द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरी ओशन, ठीक है। तो वो फैक्टर्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, वो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो फैक्टर्स को समझने से पहले हमको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के कितने कितने टाइप होते हैं ये समझना ज़रूरी है। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी ओशन वाटर का दो टाइप होता है। पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशन वाटर, सेकेंड इज़ द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशन वाटर। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए इक्वेटर पे पाए जाने वाले ओशन का टेम्परेचर, मतलब सरफेस, ओशन वाटर के सरफेस का टेम्परेचर डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू पोलर एरियाज़ के ओशन वाटर के सरफेस में पाए जाने वाला टेम्परेचर। तो उसका मतलब ये है कि एरिया वाइज अगर हम देखें तो एरिया वाइज ओशन टू ओशन का टेम्परेचर डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ओशन वाटर, मतलब स्पेशल टाइप के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशल का मतलब एरिया टू एरिया ओशन के टेम्परेचर, ओशन के सरफेस में पाए जाने वाले वाटर का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है एरिया वाइज, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट वन इज़ द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशन वाटर। जिस तरीके से एरिया टू एरिया ओशन के सरफेस में टेम्परेचर डिफरेंट होता है, उसी तरीके से हर ओशन के डेप्थ में, जितना हम डीप जाते जाएंगे डेप्थ में, टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब एक पर्टिकुलर ओशन के डेप्थ में जितना जाएंगे उतना टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलेगा।
तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ओशन वाटर। हॉरिजॉन्टल का मतलब एरिया वाइज, एरिया टू एरिया डिफर करता है ओशन के सरफेस वाटर का, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पर्टिकुलर ओशन के डेप्थ में जितना जाते जाएंगे उतना ओशन के टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं हमारे ओशन टू ओशन में, और ये वेरी करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टेम्परेचर वेरिएशन इन ओशन वाटर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड। ओके, सो सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। आपको पता होगा कि पूरे अर्थ को इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स का मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइंस, और लॉन्गिट्यूड का मतलब वो वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं। तो लैटिट्यूड एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ओशन वाटर के सरफेस का टेम्परेचर डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लैटिट्यूड्स। कैसे? जैसे मान लीजिए जितना इक्वेटर से हम दूर जाते जाएंगे हायर लैटिट्यूड्स की तरफ टूवर्ड्स द पोल, उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा। मतलब इफ़ वी मूव फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड्स द पोल्स, देन द टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर डिक्रीजेस, सरफेस का। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम अगर एक एग्जांपल देखें, हम एवरेज ओशन के सरफेस वाटर लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग किस तरीके से डिफरेंट होता है ये देखेंगे। देखिए इक्वेटर पे जो जितने भी ओशंस होते हैं, एवरेज अगर उसका सरफेस का टेम्परेचर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 27 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही हम हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए 20 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो ओशन वाटर के सरफेस का टेम्परेचर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर कम हो गया। फिर और हायर लैटिट्यूड में जाएंगे 40 डिग्री लैटिट्यूड में, तो टेम्परेचर और कम हो गया, 14 डिग्री सेल्सियस हो गया। और पोल्स में तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब जितना पोल्स के पास जाते जाएंगे उस वहाँ में पाए जाने वाले जितने ओशन के सरफेस का टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। तो ये लैटिट्यूड्स भी मतलब वन ऑफ द फैक्टर है जो डिटरमाइन करती है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर का, सरफेस पे पाए जाने वाले ओशन वाटर का। ठीक है, और नोट करिएगा ये जो हमने अभी पढ़ा ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर है, मतलब सरफेस पे पाए जाने वाले टेम्परेचर का हॉरिजॉन्टली एरिया टू एरिया, मतलब लैटिट्यूड बदलता गया, एरिया बदलता गया, मतलब सरफेस का टेम्परेचर, ओशन वाटर के सरफेस का टेम्परेचर भी बदलता गया। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का फर्स्ट फैक्टर है लैटिट्यूड, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल से भी समझा। अब ज़रूरी नहीं कि सेम लैटिट्यूड में पाए जाने वाली जितने भी वाटर बॉडीज़ है उन सभी के टेम्परेचर सेम हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर मान लीजिए सेम लैटिट्यूड में पाए जाने वाले ओशन हो, सी हो या बे, गल्फ, ये सारे वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम नहीं होता, उसमें भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है लैंड मास भी वन ऑफ द फैक्टर है। जैसे कि कुछ ऐसे वाटर बॉडीज़ जैसे कि बे गल्फ हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि ऐसे वाटर बॉडीज़ होते हैं जो लैंड मास से घिरे होते हैं, एनक्लोज्ड रहते हैं ज़्यादा लैंड मास से, तो 3 साइड से घिरे होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, लैंड मास की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो लैंड जल्दी गर्म और ठंडा होने की वजह से वो ज़्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की वजह से पास के जितने भी वाटर बॉडीज़ होंगी तो उसको भी गर्म करेगा। तो अगर मान लीजिए बे, गल्फ जैसे एनक्लोज्ड वाटर बॉडीज़ हैं तो उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ओशन या फिर ओपन सी होंगी, क्योंकि ओपन सी में लैंड मास नहीं होता, और एनक्लोज्ड एरिया में लैंड मास जब होगा सोलर रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से पास की जितने भी वाटर बॉडीज़ है उसको थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म कर देगा, वार्म कर देगा। तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ओशन या फिर ओपन सी, इवन दो वो सेम लैटिट्यूड में ही क्यों ना। ठीक है, तो लैंड मास इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर वेरिएशन इन द वाटर बॉडीज़। उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं जो कि है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि जिस तरीके से एनक्लोज्ड जो वाटर बॉडीज़ होती है लैंड मास से घिरी होती है तो वहाँ का टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ओपन सी या ओशन से। तो सिमिलरली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर में भी सेम केस है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा वर्ल्ड मैप में कि वर्ल्ड मैप में नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड मास पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। ज़्यादा लैंड मास नदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। तो
वहाँ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी ओशंस होंगे वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा वार्म होगा कंपैरेटिवली सदर्न हेमिस्फीयर से। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है कि लैंड मास ज़्यादा है, लैंड मास ज़्यादा होगा तो सोलर रेडिएशन ज़्यादा अब्जॉर्व करेगा और पास के जितने भी ओशंस हैं उसको भी गर्म करने की कोशिश करेगा। तो लैंड मास से वो इन्फ्लुएंस होता है वाटर बॉडीज़, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर के जितने भी ओशंस हैं वो कंपैरेटिवली कूलर होते हैं कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड ज़्यादा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंपैरेटिवली साउथ के, तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन लैंड और वाटर का अनइक्वल होने की वजह से भी टेम्परेचर वेरिएशंस इन ओशन वाटर हॉरिजॉन्टली हमको देखने को मिलता है ओशन की सरफेस पे। ठीक है, तो ये हो गया, ये सेकंड रीज़न है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर का। नेक्स्ट फैक्टर इज द प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग विंड्स भी फैक्टर होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है टेम्परेचर वेरिएशन इन द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन। कैसे? जैसे कि आपने पढ़ा होगा हमारे पूरे अर्थ में डिफरेंट टाइप ऑफ विंड सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम भी दिख रहा होगा, ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज विंड सिस्टम्स चलती है। ईस्टर्लीज का मतलब ईस्ट से आने वाली जो विंड्स जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, और वेस्टर्लीज का मतलब वेस्ट से आने वाली जो विंड्स जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, उसको हम बोलते हैं ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज। तो डिफरेंट विंड सिस्टम्स हमारे पूरे अर्थ पे फ्लो करती है, एग्जिस्ट करती है। तो ये काफ़ी डिटेल में टॉपिक है, हम कभी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना ही समझेंगे कि विंड सिस्टम्स को हम प्रिवेलिंग विंड्स बोलते हैं। अब ये प्रिवेलिंग विंड्स क्या करती हैं? ये प्रिवेलिंग विंड्स जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है उस डायरेक्शन में ओशन के सरफेस का वाटर भी ड्रिफ्ट करके लेके जाती है। मतलब उस डायरेक्शन में ओशन के सरफेस का वाटर जो भी मूव करता है, ड्रिफ्ट करता है, तो मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर हमको देखने को मिलता है, मूवमेंट ऑफ सरफेस ओशन सरफेस वाटर। ठीक है, सो जो सोलर रेडिएशन पड़ेगा हमारे पूरे अर्थ पे, तो जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उन सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगी। तो जैसे कि ओशन हो गया, तो ओशन के सरफेस के जो वाटर है उस सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके होगा क्या, जनरली ओशन के सरफेस का वाटर वार्म रहता है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दो सोलर रेडिएशन अब्जॉर्ब बाई द सरफेस ऑफ द ओशन। तो होगा क्या, ये प्रिवेलिंग विंड्स क्या करेंगी, जिस डायरेक्शन में प्रिवेलिंग विंड्स मूव करेंगी तो उस डायरेक्शन में वहाँ के ओशन के सरफेस का वाटर भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में प्रिवेलिंग विंड्स मूव करेगी। तो ऐसे में वार्म वाटर भी मूव होगा, ओशन में मूवमेंट देखने को मिलेगा, वार्म वाटर मूव करेगा दूसरे एरिया में। सो जो प्रिवेलिंग विंड्स तो मूव करके वार्म वाटर मूव करके लेके चली गई, लेकिन जहाँ से ओशन के सरफेस का वाटर लेके गई है उस सरफेस के वाटर को वापस रिफ़िल करने के लिए वहाँ के उस एरिया के ओशन वाटर के नीचे का ठंडा पानी आके वापस रिफ़िल हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। सो जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं ओशन के सरफेस का वार्म वाटर तो मूव करके ड्रिफ्ट करके उसको लेके चली गई। ठीक है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में प्रिवेलिंग विंड्स चली और इस ओशन के सरफेस का वार्म वाटर मूव करके ड्रिफ्ट करके लेके चली। अब इस एरिया का जो सरफेस वाटर था वो तो वैक्यूम रह गया। अब उसको रिफ़िल करने के लिए उस एरिया के नीचे का जो ठंडा पानी होगा वो वापस सरफेस पे आके रिफ़िल कर देगा, जिसको हम बोलेंगे अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। मतलब वर्टिकल मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ वाटर का मूवमेंट। कौन सा? ठंडा पानी। तो अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर यहाँ पे हो गया, ठंडा पानी कोल्ड वाटर हो गया, यहाँ पे वार्म वाटर हो गया। तो हमको क्या देखने को मिला, दो एरियाज़ में टेम्परेचर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब ओशन में सरफेस वाटर का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग डिफरेंस वेरिएशन हमको देखने को मिला। तो प्रिवेलिंग विंड्स भी वन ऑफ द फैक्टर है जिसकी वजह से सरफेस का कोल्ड वाटर और वार्म वाटर हमको देखने को मिलता है। तो ये है प्रिवेलिंग विंड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है ओशन करंट्स। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि प्रिवेलिंग विंड्स फैक्टर होती है जो ओशन को मूव करती है एक डायरेक्शन में। अब वैसे ही ओशन करंट्स का मतलब क्या होता है, जो ओशन में मूवमेंट हो, जहाँ पे मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओशन मूव कर रहा हो, उसको हम बोलेंगे ओशन करंट्स। तो ओशंस कैसे मूव करेंगे, उसके पीछे का रीज़न है प्रिवेलिंग विंड। तो ओशन करंट्स भी वन ऑफ द रीज़न है रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर वेरिएशन इन द ओशन वाटर। बाय अब ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये यहाँ का गर्म पानी वार्म वाटर सरफेस का ये इस यहाँ चला गया और यहाँ का ठंडा पानी ऊपर आके रिफ़िल हो गया। तो ओशन करंट्स का मतलब ओशन के मूवमेंट्स की वजह से भी तो टेम्परेचर में वेरिएशन आया। अब उसका रीज़न ये है कि प्रिवेलिंग विंड्स हैं जिसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन
वेरी कर गया। लेकिन ओशन करेंट्स भी तो वन ऑफ द रीज़न है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो ओशन करेंट्स भी इन्फ्लुएंस करती है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को ओशन वाटर का, ठीक है। अब ये जो ओशन करेंट्स हैं, ये ओशन करेंट्स जिसको हम सर्कुलेशन ऑफ ओशंस या मूवमेंट ऑफ ओशन बोलते हैं, इसका होना भी ज़रूरी है। ये बेनिफिट करते हैं टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर को स्टेबलाइज़ करने में, वहाँ के एरिया के क्लाइमेट को स्टेबलाइज़ करने में। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे मान लीजिए पोलर एरियाज़ हैं, पोलर एरियाज़ का जितने भी ओशंस हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। अब वहाँ के टेम्परेचर को स्टेबलाइज़ करने के लिए नीचे का जो भी इक्वेटर का पानी या मिड लैटिट्यूड में जितने भी ओशन का पानी है, गर्म वाटर जो वार्म वाटर है, वो ओशन करंट से सर्कुलेट होकर उस पोल्स वाले ओशंस में चले जाते हैं। ऐसे में क्या होगा कि वार्म वाटर सर्कुलेट होंगे पोल्स पे, तो वहाँ के ठंडे पानी के साथ कोल्ड वाटर के साथ मिक्स करके वार्म वाटर वहाँ के टेम्परेचर को स्टेबलाइज़ कर देगा। नहीं तो होगा क्या कि पोल्स में टेम्परेचर कम होता जाएगा और ऐसे में ओशन फ्रीज भी होने के चांसेस हैं। इसकी वजह से शिप्स वहाँ उस रूट में नहीं जा पाएंगे, इकोनॉमी के लिए ख़राब हो सकता है, वेजिटेशन या फिर क्लाइमेट इफ़ेक्ट कर सकता है। तो पोल्स के या फिर कोई भी ऐसे एरियाज़ के जो वो ओशन वाटर के टेम्परेचर को स्टेबलाइज रखने के लिए ओशन करेंट्स का होना भी ज़रूरी है। तो ये रीज़न। तो अगर पूछा जाए कभी इनडायरेक्टली स्टेटमेंट में वो ऑप्शंस में कि क्या ओशन करंट रिस्पॉन्सिबल है हमारे ओशन वाटर के टेम्परेचर को स्टेबल रखने के लिए, वहाँ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, देन येस इट इज़ ट्रू, ठीक है। तो ये रीज़न है। वहाँ के बायोस्फीयर भी इफ़ेक्ट होते हैं अगर ओशन करंट्स ना पहुँचे तो ये रीज़न है, ठीक है। अब जैसे कि गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम से निकलने वाले वार्म ओशनिक करंट्स हैं। ये वार्म ओशनिक करंट्स कहाँ जाएंगे? ये मूव करेंगे ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के और वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप में। और जब ये वार्म ओशनिक करंट्स हैं, जो वार्म वाटर है, वो गल्फ स्ट्रीम से मूव करते हुए नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट और यूरोप के वेस्ट कोस्ट में जाके वहाँ के कोल्ड वाटर के साथ मिक्स होंगे, तो एक स्टेबल ओशन वाटर देखने को मिलेगा, जिससे वहाँ का कोल्ड वाटर की वजह से ओशन फ्रीज नहीं होगा, एक स्टेबल वाटर टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट है लैब्राडोर करंट। अब ये लैब्राडोर करंट कोल्ड करंट होती है। जब ये मूव करती है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो वहाँ के जो ओशन वाटर के साथ मिक्स होती है ये लैब्राडोर करंट, तो लो टेम्परेचर को लो करती है। तो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है कुछ एग्जाम्पल से कि ओशन करंट्स क्या करते हैं, किसी भी ओशन वाटर के टेम्परेचर को हाई या लो करती है, जिससे स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और स्टेबल वाटर टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशन वाटर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे कि वेरिएशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशन वाटर। कहने का मतलब एरिया वाइज सरफेस का, ओशन वाटर के सरफेस का जो पानी है, वाटर है, उसका टेम्परेचर डिफरेंस हम पढ़ते आ रहे थे, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम स्पेशल वेरिएशन भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशन वाटर। मतलब हर एक ओशन का जितना डीपर लेयर्स में हम जाते जाएंगे, टेम्परेचर की वेरिएशंस भी देखने को मिलेगी, तो वो होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो उसको समझने के लिए हमको ओशन की लेयर की 3 लेयर स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। 3 लेयर स्ट्रक्चर का मतलब आप ध्यान से सुनिएगा, आपको एक बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए, ओशन लेयर की वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है। उसका सबसे पहला पोर्शन है आउटर पोर्शन, जिसको हम सरफेस लेयर बोलते हैं, जिसको हम सरफेस वाटर बोलते हैं। जैसे हम अभी तक इतने देर से पढ़ते आए हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस का पानी के बारे में हमने पढ़ा था, किस तरीके से वेरिएशन होता है एरिया वाइज। तो वही आउटर पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं सरफेस लेयर। वो फर्स्ट लेयर होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि सरफेस लेयर का जो टेम्परेचर है वो वार्म होता है। क्यों? क्योंकि सोलर इंसुलेशन कंटिन्यूसली पड़ती रहती है, जिसकी वजह से सरफेस लेयर का पानी, वाटर, गर्म रहता है। नॉर्मली अगर एवरेज टेम्परेचर देखा जाए तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक सरफेस वाटर ओशन का रहता है। क्या है कि आउटर पोर्शन के बाद जितने भी लेयर्स आते जाएंगे वो डीपर लेयर्स होंगे, ठीक है। अब सेकेंड लेयर एक बाउंड्री रीजन होगा, बाउंड्री रीजन, और वो बाउंड्री रीजन सेपरेट करेगा आउटर पोर्शन, जिसको हम सरफेस लेयर बोलते हैं, और डीपर लेयर्स जितने भी होंगे नीचे के, उन दोनों को सेपरेट करने का एक रीजन होता है बाउंड्री रीजन, जिसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। ये सेकेंड लेयर होता है।
सो थर्मोक्लाइन जनरली अगर हम बात करें कि कौन से डेप्थ में मिलेगा थर्मोक्लाइन, तो जहाँ पर सरफेस लेयर वाटर की, ओशन वाटर की ख़त्म होती है, ओशन वाटर की सरफेस लेयर कहाँ ख़त्म होती है, जनरली 100 से 400 मीटर तक सरफेस लेयर होती है, उसकी विड्थ रहती है। वो डिपेंड करती है ओशन टू ओशन, सेम नहीं रहती, किसी की 100 रहेगी, किसी की 200 रहेगी, लेकिन एवरेज अगर सरफेस लेयर ओशन की देखें तो 100 से 400 की रेंज रहती है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर चालू होती है जो कि बाउंड्री रीजन होता है, वो सेपरेट करता है आउटर पोर्शन सरफेस लेयर को और डीपर लेयर्स जितने भी होंगे उसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। अब ये शुरू होता है 400, जनरली 400 या फिर 100 जितना भी डेप्थ होगा सरफेस लेयर का, उसके बाद चालू होता है ये थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आने के बाद टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज़ हो जाता है, रैपिडली गिर जाता है टेम्परेचर। तो अगर देखें कि 25 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस अगर सरफेस लेयर है तो धीरे धीरे करके वो कम होता जाएगा, लेकिन थर्मोक्लाइन आने के बाद वो एकदम से नीचे हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाए। ठीक है, तो वो पॉइंट होता है थर्मोक्लाइन, वो बाउंड्री रीजन, सेकेंड लेयर जिसे हम बोलते हैं। अब थर्ड लेयर जो होगा वो बाकी के बचे जितने भी डीपर लेयर्स हैं उसको हम थर्ड लेयर बोलते हैं। मतलब थर्ड लेयर का मतलब अप्रॉक्सीमेटली जितने 90% ऑफ वाटर जो थर्मोक्लाइन के नीचे पाए जाते हैं वो डीपर लेयर्स में पाए जाते हैं। ये डीपर लेयर्स थर्ड लेयर होते हैं, और इस लेयर में आने के बाद मतलब थर्मोक्लाइन के बाद डीपर लेयर्स में जैसे ही एंटर करते हैं तो टेम्परेचर वैसे तो नीचे गिर गया होता है एकदम से रैपिडली, लेकिन डीपर लेयर्स में एंटर करने के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अगर 0 डिग्री में गिर गया थर्मोक्लाइन में आने के बाद तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, फिर और नीचे नहीं गिरता, कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर इन डीपर लेयर्स। तो कहने का मतलब आउटर पोर्शन सरफेस लेयर होता है ओशन का, वो जनरली वार्म रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सोलर इंसुलेशन। 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रेंज रहती है टेम्परेचर। उसके बाद सेकेंड लेयर होती है बाउंड्री रीजन, जिसको हम थर्मोक्लाइन बोलते हैं। सेकेंड लेयर ये अप्रॉक्सीमेटली 100 से 400 मीटर के बाद जो लेयर चालू होती है वो है थर्मोक्लाइन। इस लेयर पे आने के बाद टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज़ हो जाता है, हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाए। उसके बाद थर्ड लेयर आती है जितनी भी डीपर लेयर्स हैं, और डीपर लेयर्स पे आने के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद और कम नहीं होगा। लेकिन आपने नोट किया होगा कि विथ द इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ ओशन द टेम्परेचर डिक्रीजेस, क्योंकि पहले वार्म था, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते थर्मोक्लाइन पे आने के बाद और भी कम हो गया, और उसके बाद डीपर लेयर्स पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, मतलब बढ़ा तो नहीं और कांस्टेंट ही रहा। तो कहने का मतलब अगर हम एवरेज टेम्परेचर वेरिएशन देखें वर्टिकली तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमको समझना ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट में, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएशन ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन ओशन वाटर ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर हम ये 3 लेयर स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरली ये हर ओशन में पाया जाता है। अगर हम एवरेज निकालें, मिड लैटिट्यूड में हो या फिर ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले जितने भी ओशन हैं उन सभी में ये 3 लेयर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बट नॉर्मली अगर हम पोलर रीजन के ओशंस की बात करें तो वहाँ पे 3 लेयर स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर ही मोस्टली पाया जाता है। क्यों? क्योंकि पोल्स पे वैसे भी सोलर इंसुलेशन ज़्यादा नहीं पड़ती, तो सरफेस का जो वाटर है वो ठंडा ही रहता है, और जितने भी डीपर लेयर्स में जाते जाएंगे तो और भी ज़्यादा कम होता जाएगा। तो वहाँ पे एवरेज अगर हम ले तो पोल्स में पाए जाने वाले ओशन की जो टेम्परेचर है उसमें एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर ही देखी जाती है। लेकिन अगर मिड लैटिट्यूड या फिर ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटर में पाए जाने वाले ओशंस की बात करें तो 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है अगर हम एवरेज निकालें। ठीक है, ओके, सो हमने आज के इस वीडियो में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर पढ़ा, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को कवर किया। कुछ फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ओशन वाटर, क्या वेरिएशंस होते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ों को हमने कवर किया, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया। और एंड आई होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट टाइम मैं फिर से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करके दूँ। तो
आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सैलिनिटी को कवर करेंगे। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेरिएशंस, फैक्टर्स, सारी चीज़ें जिस तरीके से टेम्परेचर है, सिमिलरली सैलिनिटी को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर होगा, वो काफ़ी डिटेल में होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, so thank you so much for watching my video and have a nice day. Happy learning, keep smiling, and bye bye, take care, bye bye, Jai Hind.